पेमेंट और गिफ्ट टू एनी पब्लिक ऑफिशियल। ये तो ब्राइब वाला चीज है, दैट यू कैन नॉट ब्राइब एनीबडी, एनी ऑफिशियल किसी भी काम के लिए with intent of influencing that person's judgment or decision in connection with an existing project। तो कभी कभी क्या होता है कि आप किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो और क्लाइंट ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है इस कंपनी में, और आपके कनेक्शन से उस कंपनी में, तो ऐसा नहीं है कि आप एज अ काउंसलर कंपनी में फोन करके बोलोगे चला इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। दिस इज नॉट अलाउड। आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन उसने बताई है, उसे आप डील करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन आप इसको आगे नहीं बता सकते। नेक्स्ट, may contribute his services or anything of value to those endeavors which the member deems worthy। इसके बाद आप उन्हीं को ही काउंसलिंग प्रोवाइड करोगे जहां आपको लगता है जिसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, काउंसलिंग सबको ही ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उस हिसाब से काम करोगे। एंड अब उसके अलावा हमारे पास ACA के, जो हम अभी अमेरिकन काउंसिल ऑफ एसोसिएशन, अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके 8 मेन सेक्शंस हैं, जिसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। पहला सेक्शन ये है द काउंसलिंग रिलेशनशिप। ठीक है, सो काउंसलिंग रिलेशनशिप, काउंसलर को इनकरेज करना चाहिए क्लाइंट ग्रोथ और डेवलपमेंट इन वेज कि जो क्लाइंट है वो अपना वेलफेयर कर पाए और एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर पाए। काउंसलर एक्टिवली अटेम्प्ट करेगा टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द क्लाइंट। कभी कभी कल्चरल बैकग्राउंड भी इम्पैक्ट करता है आपके डिसीजन को। मैंने पहले भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप वर्क प्लेस पे जो बियर करो, कभी कभी आपके रिलीजियस वैल्यूज होती है, मॉरल वैल्यूज होती हैं, फैमिली वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब भी आपको इक्वली इम्पैक्ट करती है आपके पूरे प्रोसेस में। तो काउंसलर हर एक चीज एक्सप्लोर करता है आपकी कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में। वो अंडरस्टैंड करता है कि क्या ये वैल्यूज कितना आपको इम्पैक्ट करती हैं, कितनी आपके लिए स्ट्रॉन्ग है ये वैल्यूज। काउंसलर को इनकरेज किया जाता है कि वो सोसाइटी को सोसाइटल वेलफेयर के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि उसका प्रोफेशन इतना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के अंदर कि वो वेलफेयर कैसे कर पाएगा सोसाइटी में इम्प्लॉइज या क्लाइंट को डील करके और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। अच्छा, फिर है वेलफेयर ऑफ दोज सर्व्ड बाय काउंसलर्स। ये कुछ उन्होंने ना सेक्शंस बनाए थे इसके अंदर, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जिसकी एक्सप्लेनेशन एज सच आपको भी करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, कि अपने क्लाइंट को हार्म नहीं करना है, उनकी सारी बातें सुननी है, काउंसलिंग प्लान डेवलप करना है, इवैल्यूएशन करना है, कब टर्मिनेशन करना है, कैसे क्लोजर करना है। ठीक है, ये सब मेंशन है। इसके अंदर इम्प्लॉय से क्या क्या, इम्प्लॉय या क्लाइंट से क्या क्या डिटेल्स चाहिए, क्या क्या टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसेंट लेना पड़ेगा बिफोर दैट इंफॉर्मेशन। अगर आपको कंसेंट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे। ठीक है, उसके बाद करंट क्लाइंट्स कौन है, फॉर्मर क्लाइंट्स कौन है, तो ये सब डिटेल्स आपको मेंशन्ड होती है। ठीक है, उसके बाद आप कैसे करोगे, आप स्क्रीनिंग कैसे करोगे, अगर आप ग्रुप बना रहे हो फॉर काउंसलिंग तो वो ग्रुप कैसे फॉर्म होगा, एक ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए, आप काउंसलिंग कैसे कंडक्ट कराओगे, कितने सेशंस, एवरेज सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है काउंसलिंग में, वो सब ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड्स में मेंशन्ड है। ठीक है, सेक्शन बी है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एंड प्रिवेसी। ठीक है, काउंसलर जो रिकॉग्नाइज करता है दैट ट्रस्ट इज अ कॉर्नर स्टोर ऑफ द काउंसलिंग रिलेशनशिप। तो ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन ये अलाउड नहीं है, आप प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन नहीं दे सकते हो। ठीक है, थर्ड है प्रिवेसी, प्रिवेसी मेंटेन करना। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है दैट एक क्लाइंट ने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाया है कि उसने आपसे जो भी शेयर किया किसी को नहीं बताओगे, और प्रिवेसी मेंटेन करोगे उसकी जो भी इंफॉर्मेशन उसने आपको प्रोवाइड करी है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, काउंसलर्स बाउंड्रीज, क्या अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज हैं, वो सब क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करेगा और उस हिसाब से वो आपको बताएंगे।
इसके अंदर बहुत सारे क्लाइंट राइट्स के बारे में, ग्रुप्स में कैसे काम होगा, अगर कपल आ रहा है तो क्या सिचुएशन होगा, फैमिली आ रही है तो क्या गाइडलाइंस होंगी, ठीक है, किस इंफॉर्मेशन को आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिलीज कर सकते हो, कितनी इंफॉर्मेशन, किस एक्सटेंट तक आपको कितना कंसेंट प्रोवाइड किया है क्लाइंट ने कि आप इतनी इंफॉर्मेशन को रिलीज कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो या लिख सकते हो, वो सब पहले से ही डिफाइंड होता है, ठीक है। थर्ड सेक्शन है आपका प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो काउंसलर है वो ओपन, ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन करना चाहता है विद डीलिंग विद पब्लिक एंड अदर प्रोफेशनल्स। जो काउंसलर है ये इसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स एंड स्पेशली टुवर्ड्स द क्लाइंट, कि वो क्लाइंट से कैसे डील करता है, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग प्रैक्टिसेस में जाए जो आगे फर्दर लोगों को हेल्प कर पाए। देखो जरूरी नहीं है कि कभी कभी क्लाइंट से वो डील करता है, वो क्लाइंट कंसेंट देता है कि आप हमारी डिटेल्स शेयर कर सकते हो, नॉट द डिटेल जो उसकी पर्सनल डिटेल्स है बट द स्टोरी लाइन। तो इससे क्या होता है, काउंसलर एक सोशल वेलफेयर कर पा रहा है कि उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू जज करवाओगे कि तो बहुत लोग होंगे जो सेम प्रॉब्लम से बियर कर रहे होंगे, तो आपने सोशल वेलफेयर कैसे किया, रिलीज कर कर कंसेंट लेकर अपने क्लाइंट से, क्योंकि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक काउंसलर की टू हेल्प एज मेनी पीपल एज ही और शी कैन। नेक्स्ट है सेक्शन डी, दैट इज रिलेशनशिप विद अदर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल काउंसलर को ये भी ध्यान रखना होता है कि उसका कितना क्वालिटी इंटरेक्शन हो रहा है विद अदर प्रोफेशनल, अदर काउंसलर्स इन द सेम फील्ड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप नॉलेजेबल हो तो वो नहीं है, इक्वली आप नॉलेजेबल, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो, आप बातें कर सकते हो अबाउट अदर क्लाइंट्स, ठीक है। काउंसलर डेवलप कर सकता है पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप विद अदर काउंसलर्स एंड कलीग्स, ताकि वो सर्विसेज ज्यादा एक्सटेंड कर पाए अपने क्लाइंट्स तक। इसमें जरूरी नहीं है कि अगर आप दो काउंसलर्स हो तो आपस में सारी बातें शेयर करो, आप एक वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन ई इज अबाउट इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन, जो कि हम अभी पढ़कर आए थे इन द प्रोसेस, जो हम प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग पढ़ रहे थे उसके अंदर मेंशन्ड है ऑलरेडी, द इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। काउंसलर्स बहुत सारे असेसमेंट टूल्स यूज कर सकता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि वो क्वेश्चनर्स फिल करवा सकता है, इंटरव्यू कर सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ये सब पूछ सकता है। उसके बाद उसे इंटरप्रेट कर सकता है कि क्या उस इंफॉर्मेशन में जो उसने सोल्यूशन दिया अपने क्लाइंट को, क्या वो बेटर था, उसे बेटर दे सकता था वो सोल्यूशन, तो वो सब पहले से ही तो मेंशन करके रखता है। नेक्स्ट है सेक्शन एफ, दैट इज सुपरविजन, ट्रेनिंग एंड टीचिंग। काउंसलर्स एस्पायर करते हैं दैट दे हैव अ मीनिंगफुल एंड रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड वो मेंटेन करके रखे अपने बाउंड्रीज विद देयर क्लाइंट्स, ठीक है। सो काउंसलर को पहले से ये फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है, दे आर टॉट कि आपको एक प्रोफेशनल बाउंड्री क्रिएट करके रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको याद हो तो हम अभी एरर के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, तो ये बहुत पॉसिबल है कि ये हो सकता है, क्योंकि देखो काउंसलर की भी पर्सनल लाइफ है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसने शायद ये सब थ्योरीज पढ़ ली होंगी, लेकिन उसको पता भी होगा शायद उनने काफी चीजें, बट आप कंट्रोल नहीं कर सकते आप किस एक्शन में हो, तो आपके लिए प्रोफेशनल बाउंड्री क्रिएट करना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू योर क्लाइंट्स, ठीक है। सेक्शन जी स्टेट्स द रिसर्च एंड पब्लिकेशन। काउंसलर जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं या सिर्फ वो सोली रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जैसे कि वो ग्रुप पे कंडक्ट कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आया उसका, क्या उनकी काउंसलिंग से बेटर सिचुएशन हुई, जिसपे हम पढ़ कर आ रहे थे कि बहुत सारे कंट्रीज ने रिसर्च करा है इसके ऊपर, मेंटल हेल्थ बिजनेस पे, तो वो सब एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स का
रिसर्च पब्लिक होनी चाहिए, वो रिसर्चेस पब्लिकेशंस में जानी चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो काउंसलर क्या कर पाएगा, अपने लिए रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी क्रिएट कर पाएगा अपने क्लाइंट्स की, बिकॉज लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, उनको नॉलेज हो रही है इसके बारे में। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज। ठीक है, काउंसलर एक लीगल एथिकल वे में अगर काम कर रहा है अपने प्रोफेशनल वर्क में, तो दे आर अवेयर कि क्लाइंट की प्रोटेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट का ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है उनके प्रोफेशन में। ठीक है, उनको दे होल्ड अदर काउंसलर्स टू द सेम स्टैंडर्ड। काउंसलर्स ट्राई टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमास, अगर एथिकल डिलेमास आ रहे हैं कुछ एथिकली उनको लग रहा है कि अगर मैं ये चेंजेस कर दूं तो एथिकल डिलेमास आ रहे हैं, तो उसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उसको डायरेक्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी जो भी उस पार्टी में इन्वॉल्व है, अगर एथिकल डिलेमा आ रहा है, बिकॉज आप किसी की लाइफ या किसी के डिसीजंस को एट रिस्क नहीं डाल सकते एज अ काउंसलर, दैट इज योर ड्यूटी। ठीक है, तो काउंसलर इनकॉर्पोरेट करेगा एथिकल प्रैक्टिस को उसके अंदर, और फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा। कभी कभी सोल्यूशन अनएथिकल भी निकल सकता है एक प्रॉब्लम का, विच कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। आप बात करो अपने क्लाइंट से, उसको किसी भी गुस्से आपने बोला हाँ हाँ यू कैन यूज वायलेंस, आपने तो ये सोल्यूशन दे दिया, व्हाट इफ द क्लाइंट यूजेस वायलेंस एंड यू नेवर नो कि वो किस एक्सटेंट तक वायलेंस हो सकती है, तो आप किसको क्या सजेशन दे रहे हो, तो ये एथिकल डिलेमा है। आप आपके दिमाग में भी आया ये सोल्यूशन, लेकिन आपने उसे दिया नहीं, क्लाइंट ने एक्सप्रेस किया कि उसका मारने का मन करा, उसको गुस्सा आया, उसको थप्पड़ मारने का मन करा, उसको कैसे कैसे कर दिया उसने, आपके दिमाग में शायद ये सोल्यूशन है, लेकिन आप ये सोल्यूशन नहीं दोगे बिकॉज ये एथिकली करेक्ट नहीं है। आपको नहीं पता कि दूसरा बंदा आपकी बात सुनकर किस लेवल तक का वॉयलेंस कर सकता है, तो टू अवॉइड दैट काउंसलर क्या करता है, आपसे फिर से वन ऑन वन डिस्कशन करता है अबाउट दैट, एंड उसके बाद एक बेटर सोल्यूशन निकालता है, ताकि इसको एज मच जितना भी अवॉइड किया जा सके उतना बेटर होगा। ठीक है, आई थिंक ये तो हमारा पार्ट कवर हो चुका है अबाउट एथिक्स। अच्छा, और अदर एथिकल प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, मैं बता देती हूँ, एक और टॉपिक हमारा रहता है, लेट मी सी, इमोशंस को लेकर है, एक जस्ट अ सेकंड। थैंक यू मैम। अभी है एक टॉपिक, आप रुक जाओ, डोंट लीव। ओके मैम, आई थॉट कि यू हैव नहीं नहीं, स्टॉप्ड शेयरिंग। नो नो नो, आई एम जस्ट शेयरिंग, मैं एक्चुअली आई वाज जस्ट फाइंडिंग इट, कहाँ पे चला गया वो।
मैम हाँ जी, आप ये पीपीटी शेयर कर सकते हैं? मैंने किसी को तो शेयर करी थी ईमेल पर, आप लोग तो रीच आउट नहीं हुई क्या? नहीं मैम, हम पे एक भी पीपीटी नहीं आई है। अच्छा, यहाँ पे तो आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे अलाउड, यहाँ पे इसमें शेयर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। या तो आप में से कोई मुझे ईमेल ड्रॉप कर दो अपना, तो मैं आपको ईमेल कर देती हूँ, इफ दैट इज ओके। और कोई वे है तो मुझे बताओ। मैम मैं आपको अपनी ईमेल दे देती हूँ। आप मुझे ईमेल इसके चैट बॉक्स में ही कर दो, मैं देख लेती हूँ। ओके। अच्छा ओके, सो मैं आई कैन नॉट फाइंड द पीपीटी, बट मैं बता देती तो मुझे मिलेगी तो मैं सेंड कर दूंगी, बट आई विल एक्सप्लेन लिटिल। वो छोटी सी पीपीटी, ऐसा कुछ उसमें है नहीं, बट स्टिल आई विल लेट, बताती हूँ मैं। सो क्यों, तो बेसिक जो टॉपिक था, ये टॉपिक है कि क्या बोलते हैं, इमोशंस इन काउंसलिंग। द टॉपिक इज लाइक दैट, आपके उसमें सिलेबस में जो ऐसा लिखा हुआ है। तो इमोशंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग, ठीक है। हमें लगता था, तो पहले जो थ्योरी थी ना, अगर हम पुराने वर्क प्लेस पे अगर हम आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वर्क प्लेस। तो क्या होता है, पहले ये अज्यूम किया जाता था कि ह्यूमन रिसोर्सेज एक एसेट है, वो आएगा, वो काम करेगा, वो चला जाएगा, उसके अलावा उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता था व्हेन इट केम टू इमोशंस या फीलिंग्स, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने रियलाइज करना शुरू करा कि इमोशंस इक्वली रोल प्ले करते हैं। हम पहले, मैं अगर आपको ये स्टेटमेंट बोलूं दैट इफ यू हैव टू कम टू वर्क, यू हैव टू, आप अपने इमोशंस को घर पर रख कर आओ। क्या आप वो कर सकते हो? पॉसिबल है? आई होप सो। ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। तो ऐसे जब आप किसी को क्वेश्चन कर दो, तो
ऑर्गेनाइजेशन ने रियलाइज किया कि हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि वो अपने इमोशंस को शट डाउन करते हैं। हमारे इमोशंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इमोशंस और दूसरे होते हैं नेगेटिव इमोशंस। जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं दीज आर योर प्लेजेंट इमोशंस, जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, क्यूरियोसिटी, ठीक है, कंफर्ट, और अलग फॉर्म में। नेगेटिव जो होते हैं दीज आर योर अनप्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, इट कैन बी फियर, एंग्री, जेलिसी एक्सेट्रा। आप ये सारे इमोशंस फेस करते हो, अगर आप वो वर्क प्लेस पे कर रहे हो, पर्सनल लाइफ पे कर रहे हो, आप हर जगह पे ये इमोशन फेस करोगे। अब ये इमोशन काउंसलिंग में कैसे इंपॉर्टेंट है, एक काउंसलर को अगर वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो आपके इमोशंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस वो देगा। आपकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, दैट्स अ फीलिंग, दैट्स एन इमोशन। तो काउंसलर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि वो आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, उनको समझें, क्योंकि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब ये इमोशंस जनरेट कैसे होते हैं, अगर हम इमोशंस की जनरेट करने, अच्छा मैं आपको एक और छोटी चीज बताती हूँ कि ये प्रोसेसिंग होती कैसे है इमोशंस की। हमारे ब्रेन, मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है हमारा रैशनल ब्रेन और एक होता है हमारा इमोशनल ब्रेन। नाउ ये बने कैसे, अब हमारे ब्रेन के अंदर एक हाईजैक होता है जिसे हम बोलते हैं एमिड एमिड एमिगडाला हाईजैक। अब ये जो एमिगडाला होता है दैट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो इमोशन से डील करता है, एंड इट इज नोन एज एमिगडाला हाईजैक। व्हाई हम हाईजैक क्यों बोलते हैं, अगर आपको हाईजैक का मतलब हो, चलो एक आते हैं, जैसे किसी ने प्लेन हाईजैक कर लिया, क्या होता है उसमें कि जो हाईजैक करने आया, चाहे वो टेररिस्ट है या जो भी है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप उनके पास वेपन्स हैं, दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग। एबिट गाला हाईजैक क्या करता है कि आपके आगे एक सिचुएशन थी, एक प्रॉब्लम थी जिसका एक सोल्यूशन होना चाहिए था आपके दिमाग में, आपका रैशनल ब्रेन कैलकुलेशन कर रहा है और सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन आपके इमोशंस भी तो एग्जिस्ट करते हैं उस सिचुएशन में। अब वो सिचुएशन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, हमें नहीं पता आपकी सिचुएशन में। मान लो किसी से लड़ाई कर रहे हो, आप अपने कलीग से लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई हो गई है, कर नहीं रहे हो, कंफ्लिक्ट हो गया एक। अब आपका रैशनल ब्रेन तो कैलकुलेशन कर रहा है और वो सोच रहा है कि एक रैशनल डिसीजन निकालो, ज्यादा लड़ाई मत बढ़ाओ मत बढ़ाओ, बट आपकी इमोशंस इतने एक्सट्रीम है कि वो कंफ्लिक्ट ज्यादा हो गया। आपका रैशनल ब्रेन आपको रोकना चाहता था कि नहीं जैसे यही रोक दो, इट्स ओके, कल की लड़ाई होगी, अब सॉल्व नहीं हो सकती है, बढ़ेगी बात, प्रॉब्लम होगा, टॉप मैनेजमेंट तक जाएगा, कमिटी बैठ सकती है। लेकिन क्योंकि आपकी रैशनल ब्रेन की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची ही नहीं, उससे पहले आपके इमोशनल ब्रेन ने रिएक्ट कर दिया, तो सिचुएशन और खराब हो गई। इसे हम बोलते हैं एमिगडाला हाईजैक, कि आपके इमोशंस ओवर पावर कर देते हैं आपके रैशनल ब्रेन। इसलिए काउंसलर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू एनालाइज योर इमोशंस। वो अगर आप उनसे कुछ अपनी बात, चाहे वो अपना पास्ट ट्रॉमा शेयर कर रहे हो, आपकी करंट वर्क प्लेस के बारे में कुछ शेयर कर रहे हो, फैमिली रिलेटेड कुछ शेयर कर रहे हो, तो आप अगर उसे इमोशन के साथ बताओगे तो वो इमोशन भी काउंसलर के लिए मैटर करता है, क्योंकि वो उस बेसिस पे आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा या आपकी प्रॉब्लम को समझ पाएगा कि आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है। काउंसलर के लिए आपकी जितने भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन उसे कैसे हैंडल करना है, किस लेवल पे हैंडल करना है, वो सब डिटरमिन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये जो इमोशंस के, एक सेकेंड, अब पहला, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द की बेनिफिट्स, कि हम क्यों इमोशनल भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, क्यों वो इमोशंस के बेसिस पे करना चाहते हैं। पहला, आप इमोशनल रेगुलेशन कर रहे हो। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि आप उसके इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हो, आप रेगुलेट कर रहे हो, अगर उसको आप कंट्रोल कर रहे हो उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। देखो कभी कभी क्या होता है, आपकी मैनेजर के साथ कुछ कंफ्लिक्ट होने वाला था, आपको कुछ बात पसंद नहीं आई, आप मैनेजर से लड़ाई तो करोगे नहीं जाके,
ठीक है, आप क्या करोगे, किसी से शेयर करोगे कि मुझे बुरा लगा, मेरा तो मन करता है कि मैं कंपनी छोड़ दूं, ये एक्सट्रीम इमोशंस है। तो जब आप काउंसलर से ये शेयर करोगे तो काउंसलर उसे कंट्रोल करेगा, खत्म नहीं कर सकता बट उसे रेगुलेट करेगा और बोलेगा कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो, हमें कौन सब क्या बोलते हैं, काम डाउन, ठंडे दिमाग से सोचो। ये इसका मतलब ये होता है कि अभी आपके इमोशंस ओवर कर पावर कर रहे हैं। आपके रैशनल ब्रेन को पता है, आपके लॉजिकल ब्रेन को पता है कि तो ऐसी बोल रही, जॉब छोड़ नहीं सकती, फाइनेंशियली कौन संभालेगा, लेकिन आपका इमोशनल ब्रेन उस टाइम को आपको यही बोल रहा है कि छोड़ दे सब कुछ। तो इमोशनल रेगुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड काउंसलिंग उसमें आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है एम्पैथी। तो काउंसलर अगर आपसे एम्पैथाइज करता है कि हाउ यू वर फीलिंग इन दैट सिचुएशन, यू विल फील नाइस। समबडी हु आस्क्स यू हाउ वाज योर डे, ठीक है, तो आप अगर उसे बता रहे हो दैट यू हैड अ बैड डे एंड वो पूछता है कि व्हाई इट वाज बैड, व्हाट हैपेंड, अब आप उसे एक्सप्लेन करोगे सब कुछ, तो जो काउंसलर है वो अपने आप को उस पोजीशन पर रखकर देखेगा कि हाउ बैड इट कैन बी फॉर हिम, हाउ बैड ही विल फील अगर उसके साथ ऐसा होता। तो नाउ जब वो सोल्यूशन देगा तो वो अपने पर्सपेक्टिव से भी देगा, क्योंकि वो आप अपने आप को आपकी जगह पे रखकर वो सोल्यूशन दे रहा है और आपसे एम्पथाइज कर पा रहा है, समझ पा रहा है कि आपको कैसा फील हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल स्किल्स। ये सोशल स्किल्स का मतलब हुआ कि जो काउंसलर है वो आपसे सोशली अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि वो आपके इमोशंस को समझ पा रहा है। तो अब वो आपसे जब इंटरेक्ट करेगा तो वो बेटर वे में इंटरेक्ट करेगा और आपकी आपके बारे में जानना चाहेगा अच्छे से कि व्हाई थिंग्स हैपेंड, व्हाट हैपेंड, किस एक्सटेंट तक वो हुई। तो इससे जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होगा, बिकॉज आप जो काउंसलर है वो आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहा है, वो उसको पता है कि आपसे कम्युनिकेट कैसे करना, आपसे बातें कैसे निकलवानी है, विच आर नेसेसरी फॉर फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। हम लोग रेजिस्ट करते हैं एज अ क्लाइंट ऑल्सो कि हम नहीं बताना चाहते, हम मेरे को नहीं बताना। तो एम्प्लॉई या जो क्लाइंट है उससे कैसे इंफॉर्मेशन निकलवानी है वो सोशल स्किल्स के थ्रू ही हो सकता है। फोर्थ है सेल्फ अवेयरनेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काउंसलर क्या करता है, आपको सेल्फ अवेयर करवाता है आपके इमोशन से, आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल चुके हो। अब जैसे सपोज आप किसी कंफ्लिक्ट में थे और आपने यहाँ के शेयर किया काउंसलर से, तो काउंसलर आपको बताएगा, ऑनेस्टली बताएगा कि दिस इज हाउ द काउंसलर फील्स, कि शायद ये ओवर रिएक्शन था टू अ सर्टेन प्रॉब्लम, ये आराम से भी सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीज एक्सट्रीम कंफ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गई। सो दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। ऐसे ही अब अगर बात करी जाए, अगर हम इमोशंस की बात करी जाए, अब कंपनीज भी इसको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। देर आर लॉट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, बिकॉज पहले उनको लगता था कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन की हमारी जो कैलकुलेटिव एबिलिटी है वो इम्पोर्टेंट है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारी इमोशनल एबिलिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है इन प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो, या आप बहुत ज्यादा आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक वर्क प्लेस में, बिकॉज आपके लिए चीजें हैंडल करना आपके लिए खुद से डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है उस वर्क प्लेस के अंदर। अब अब एक काउंसलर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा आपके इमोशंस को, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, मतलब ऑल द नॉन वर्बल जेस्चर्स दैट यू मेक, आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे आपके मसल्स ट्विच करेंगे, नोज लिप्स में चेंजेस आना, बोलने का तरीका बदल जाना, मस्कुलर एडजस्टमेंट्स करोगे, आप बैठते हुए यू विल फील, कुछ लोगों को हाथ को ऐसे पकड़, दोनों हाथों से अपने आप को, व्हेन दे आर नर्वस दे लाइक टू रब देयर हैंड्स। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आपको आपके इमोशंस के बारे में काउंसलर इजीली समझ सकता है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको बहुत क्लोजली। उसके अलावा
आपकी वॉइस में चेंज आ जाएगा। अगर आपको इमोशन फेस करो, जब आप रोने लग गए हो तो आपकी वॉइस बिल्कुल मेलो डाउन हो जाएगी, धीरे बोलोगे, बिकॉज एंग्री हो तो तेज बोलोगे। ठीक है, आपके अंदर जो आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, सडनली सडनली यू रिलीज एनर्जी, आप एकदम से बहुत स्ट्रेस्ड हो जाओगे, वो सब आपके फेस पे, कुछ लोगों को स्वेट आना शुरू हो जाता है। सो दीज आर सर्टेन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ यू शो इमोशंस, और ये काउंसलर इजिली ऑब्जर्व कर सकता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। कुछ लोग के लिए लाइफ में इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो एक्सट्रीम इमोशन शो करते हैं, तो ये सब दैट इज ऑल पार्ट ऑफ काउंसलिंग। ठीक है। अच्छा, ये भी हमेशा ध्यान रखना, आप जब इमोशंस हैं, आपकी जो सेंसरी और परसेप्शन का तरीका होता है, जो भी प्रोसेस होता है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे ही आप इमोशनली हाईजैक हो गए हो, आप किस चीज को कैसे परसीव करो वो बदल जाएगी। एग्जाम्पल देती हूँ, आपको कोई आपके बेनिफिट के लिए कुछ बोल रहा होगा, आप उसके बारे में बहुत इमोशनल हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आपको हमेशा लगेगा कि वो आपको गलत सजेशन ही दे रहा है। नो मैटर व्हाट, आपको हमेशा यही फील होगा, क्योंकि आपके लिए वो एक सेंसिटिव स्पॉट है। एंड समबडी, अगर आपने किसी से वो डिस्कस नहीं किया है कभी, और अगर वो आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो आपको वो हमेशा हर्ट करेगा, क्योंकि आपने वो परसेप्शन क्रिएट कर रखा है, या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए आपका ऐसा परसेप्शन है। ठीक है। अब जब इमोशंस ओवर पावर करते हैं, तो और क्या साइकोलॉजिकली आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप अपने काम नहीं कर पा रहे हो, आप ओवर एनालाइज कर रहे हो चीजों को, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप पेसिमिस्टिक बन गए हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, यू हैव लॉस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, देयर इज नो सेल्फ एस्टीम। तो ये सब प्रॉब्लम्स काउंसलर हैंडल करता है आपकी इन टर्म्स ऑफ इमोशन, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इमोशंस एंड फीलिंग्स है, जिसको वैल्यू नहीं दी जाती है। हम खुद भी वैल्यू नहीं करते हैं। कभी किसी को बोल के देखो दैट यू आर सैड, वो क्या बोलेंगे, जाके अच्छा कुछ खा लो। सैडनेस का सोल्यूशन कुछ खाना नहीं होता है, सैडनेस का सोल्यूशन कुछ टीवी पे देखना नहीं होता है। सैडनेस का सोल्यूशन है कि कोई आपकी, आप एक्सप्रेस कर पाओ व्हाट यू आर फीलिंग। ठीक है, यू नॉट अलाउड टू क्राई, बिकॉज अच्छा नहीं है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इमोशंस को, विच आर रॉन्ग। अगर आप उसे वी आर, अगर ये इमोशन को फील नहीं करना था, तो ये बने नहीं होते, नेचर ने इसको बनाया है, बिकॉज वी आर सपोज टू एक्ट लाइक दैट। अगर हम उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम गलत हैं। तभी ऐसे बहुत सारे मेंटल इश्यूज आते हैं आजकल, आई थिंक आप लोग भी आसपास अपने देखते होंगे, वो इसी रीजन से है, बिकॉज हम अपने इमोशंस को सरप्रेस करते हैं। और सरप्रेस हम इसलिए नहीं करते कोई हमें बोल रहा है, इट जस्ट हाउ थिंग्स वर्क, दीज आर द रूल्स, द स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन मेड, एंड इससे लाइफ डिफिकल्ट होती जा रही है लोगों के लिए। ठीक है, और ये सब सबने पोस्ट पैंडेमिक के बाद रियलाइज किया है, और अब हर लेवल पे इसको बेटर करने की कोशिश की जा रही है। एंड काउंसलर्स भी पूरी हेल्प करना चाहते हैं, देर आर काउंसलर्स, और आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको जाना चाहिए काउंसलर के पास। देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में है तो अच्छी बात है, पर्सनली भी आप लेना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। ठीक है। सो ये थी, आई थिंक दिस वाज द लास्ट टॉपिक दैट आई हैड, यही था, ये छोटा सा टॉपिक है, मैं सेंड कर दूंगी, यही सेम चीज उसमें मेंशन है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दी है। ठीक है, आई होप अब आपको कोई डाउट है किसी चीज में तो पूछो, कोई टॉपिक है जो तुम्हें लगता है दोबारा करवा दो, नहीं समझ आया है तो अभी पूछो। मैम एक बारी कॉग्निटिव थ्योरी जो है, एक बार उसका ब्रीफ दे दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है उसमें। कौन सी कॉग्निटिव थ्योरी? कॉग्निटिव बिहेवियर है। कॉग्निटिव बिहेवियर, अभी हमने किया है क्या वो? मैम वो इनिशियली किया था हमने, आपने करवाया था अभी, लेकिन वो मैं थोड़ा मिस कर गई बीच में, समथिंग रिलेटेड टू कॉग्निटिव, मैं एक बार। कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, अच्छा ओके, अच्छा चलो बताती हूँ कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी के बारे में। लेट मी सी कहीं पे, बिहेवियर थ्योरी,
अच्छा, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी में बेसिकली होता क्या है? सो कॉग्निशंस होते हैं हमारे थॉट्स। तो हमेशा ध्यान रखना, जब हम कॉग्निशन वर्ड यूज करते हैं, इसमें हमारे थॉट्स, बिहेवियर, इमोशंस, फीलिंग्स, कॉग्निशन मतलब फीलिंग्स, उसके बिहेवियर की थ्योरी, थेरेपी है या थ्योरी है ये क्या करती है? ये जो ये बोल रही है कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, इसका काम होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, कोचिंग एंड रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर। ये आपके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर रीएनफोर्स करना चाहता है। ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कि आप क्या इमोशन फेस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद उन इमोशंस को लिंक करता है आपके बिहेवियर से। मान लो आपको गुस्सा आया, दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके से गुस्सा करते हैं। एक लोग होते हैं जो वायलेंस यूज करते हैं, और एक होते हैं जो बोलते हैं, और एक होते हैं तीन तरीके के, और थर्ड होता है जो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, गुस्सा आता है। तो ये तीन तरीके अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं तीन लोग गुस्से में, ठीक है। एक वायलेंस यूज करता है, एक बहुत ज्यादा बोलता है, वॉल्यूम तेज करके बोलता है, और एक होता है जो चुप रहता है। अब ये तीनों का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, ठीक है। लेकिन जो वायलेंस करता है वो तो गलत है कंप्लीटली, क्योंकि आप, ठीक है, किसी ने गलती करी, आपको गुस्सा आया, फाइन, बट आप वायलेंस शो नहीं कर सकते हो। तो ये जो थ्योरी है क्या करती है? आपके इमोशंस को रियलाइज करती है, उनका पैटर्न को देखती है, और उसके बाद आपके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर को इंस्टिल करती है, ठीक है। ये जो कॉग्निटिव, हाँ जी, जैसे बिहेवियरिज्म में हमने समझा था कि हम अनहेल्दी बिहेवियर को हेल्दी में चेंज करते हैं। हाँ, अनहेल्दी को हेल्दी में चेंज करता है। एक्चुअली जितनी भी थ्योरीज दी गई है ना कॉग्निशन फीलिंग्स को लेकर, उसका पर्पस ये है कि अनहेल्दी को हेल्दी में कन्वर्ट करना। बट आप कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, उसका जो अनहेल्दी थॉट्स को मिनिमाइज कर सकते हो पॉजिटिव थॉट्स को डालकर। ये ध्यान रखना, कंप्लीटली आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आप मिनिमाइज कर सकते हो अनहेल्दी थॉट्स का जो लेवल है उसको, ठीक है। ओके। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो। मैम प्लीज सारी पीपीटी जो है ना वो ईमेल कर देना प्लीज, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अच्छा, एक मिनट, आपने मुझे शेयर कर दिया क्या अपना मेल आईडी? मैम चैट बॉक्स में है। मेरे को चेक बॉक्स, एक सेकंड, मुझे देखना तो है कि नहीं है, इससे पहले आप लीव करो। मेरे इसमें चेक बॉक्स विजिबल नहीं है। एक काम एक सेकंड, लेट मी सी। मुझे एक बार आप बोल दोगे अपनी मेल आईडी तो आई थिंक बेटर रहेगा, बिकॉज मेरी चेक बॉक्स में जो चेक बॉक्स विजिबल नहीं है। ओके मैम, मैं बोल देती हूँ। जैन प्रेरणा जैन प्रेरणा 45 45 @gmail.com। gmail.com। जैन इज JAINPRERNA 45, यस मैम, यस। ठीक है। तो ठीक है, इसे फॉरवर्ड कर देती हूँ मैं, और आप सबको फॉरवर्ड कर देना, बिकॉज मुझे नहीं लगता लास्ट टाइम किसी ने फॉरवर्ड किया है, ओके, यस मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, ma'am.